अब ये देखिए, द क्वेश्चन इज मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकेंड बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। रिजेक्शन, बूम, रिकवरी, डिप्रेशन। प्रॉफिट वाले कॉलम में दिया हुआ है नेगेटिव, पॉजिटिव, हाईएस्ट लेवल एंड लो। तो किस कोड को आप किससे मैच करेंगे? प्रॉफिट लेवल कौन से ट्रेड साइकिल में कितना रहता है? तो लेट्स सी, हम सबसे पहले रिजेक्शन से शुरू करते होते हैं। ट्रेड साइकिल, बिजनेस साइकिल, रिजेक्शन के बाद बूम आता है, बूम के बाद रिकवरी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन इज रिकवरी, रिकवरी के बाद बूम आता है, बूम के बाद आता है रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद आता है डिप्रेशन, है ना? इस तरह ये चीज रहती है। द फेज स्टार्ट फ्रॉम रिकवरी, बूम, रिजेक्शन, डिप्रेशन, देन अगेन रिकवरी, बूम, रिजेक्शन, डिप्रेशन। ये ट्रेड साइकिल इस तरह से चलता है। तो किसमें कितने प्रॉफिट है? देखिए, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसमें होते हैं? बूम में सबसे ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, वी नो। तो बूम को हम थर्ड से मैच कर देते हैं, यानी कि बी का थर्ड आएगा। आप इसके अकॉर्डिंग एलिमिनेट करने का कोशिश करिए कि ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस ना आपको ना, ये पीवाईक्यूज वाले बैच से ना सिर्फ कंसेप्ट से क्लियर होंगे। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने आएंगे, एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग कैसे करना है हमको, और कैसे एलिमिनेशन मेथड लगा के राइट आंसर फाइंड करना है। आपको ये भी चीजें समझ में आएंगी कि मान लो कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको पता ही नहीं है, जो आपको नहीं आता, उसमें भी कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है, तुक्का कैसे लगाना है उस क्वेश्चन में, है ना? देखिए, जो बच्चा नेट इकोनॉमिक्स में अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही कराता है ना, अटेम्प्ट ही कराता है, ठीक है? तो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छा स्कोर करने के, नेट क्लियर करने के। अटेम्प्ट करना नहीं छोड़ के आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, है ना? तो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं भी आता, उसमें आप कैसे एलिमिनेशन मेथड यूज करके गेस वर्क से उसको सॉल्व करके आएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज रखती है आज की डेट में। आपको ये चीजें भी कोर्स में समझ आएंगी धीरे धीरे, ठीक है? तो मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया फर्स्ट को। फिर सबसे लोएस्ट प्रॉफिट किसमें होता है? सबसे लोएस्ट प्रॉफिट होता है डिप्रेशन, है ना? यू कैन से कि नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में जा रहा है। देखिए, लाइन के नीचे ही जा रहा है, नेगेटिव में जा रहा है प्रॉफिट। अच्छा, हिंदी में भी है मेरे पास क्वेश्चन। मंदी, बूम, रिकवरी, अवसाद, नकारात्मक, सकारात्मक, सर्वोच्च, सतर, कम। तो डिप्रेशन में जो मेरा प्रॉफिट है इट विल बी नेगेटिव। तो डी का क्या आएगा? फर्स्ट आएगा। अब यहाँ पे देखो, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं, बस सही जवाब आ गया। अब और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है आपको, टाइम वेस्ट करने की। द रिजेक्शन, रिजेक्शन में जो प्रॉफिट है, ये रिजेक्शन लो है, लो है, बट डिप्रेशन में नेगेटिव में जा रहा है वो, देखो, है ना? फिर जो रिकवरी है इसमें प्रॉफिट है, बट हाईएस्ट किस में है? बूम में है। समझ गए ना चीजें? तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब आगे देखिए, अगेन मैचिंग है। इफेक्टिव डिमांड, रियल मनी सप्लाई, लिक्विडिटी ट्रैप, वेज फ्लेक्सिबिलिटी, केन्स मॉडल, एम ओवर पी, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट, क्लासिकल मॉडल। किसको? फिर से इसमें वही मेथड का यूज करिए। तो इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड का प्रिंसिपल केन्स ने दिया। केन्स इफेक्टिव डिमांड में कहता है द डिमांड एग्रीगेट डिमांड विच इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, है ना? द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड इफेक्टिव डिमांड। और केन्स ने क्या कहा है कि सप्लाई स्टेबल है, कांस्टेंट है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, इकोनॉमी की एक्टिविटीज जो है उसको एग्रीगेट डिमांड डिटरमाइन करती है। इसमें आगे बहुत बड़ा फ्लो चार्ट बनता है एक, जो आप हमने सबने किया हुआ, जिसमें हम पढ़ते हैं कि जो हमारा एग्रीगेट डिमांड होता है दैट इज कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है। फिर जो इन्वेस्टमेंट है इसके आगे फंक्शन आ जाते हैं। कंजम्पशन दैट इज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड कंजम्पशन आल्सो डिपेंड्स अपॉन इनकम, है ना? फिर इन्वेस्टमेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर भी डिपेंड करता है। फिर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसके वो आगे इसके वो होते हैं लिक्विडिटी ऑफ मनी, है ना? लिक्विडिटी ऑफ मनी, जिसमें हम वो 3 मोटिव्स पढ़ लेते हैं, स्पेकुलेटिव, ट्रांजैक्शनरी, प्रिकॉशनरी। एमपीसी डिपेंड्स अपॉन प्रोस्पेक्टिव यील्ड एंड सप्लाई प्राइस, है ना? ये इस तरह, मतलब बेसिकली द एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, है ना? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इफेक्टिव डिमांड ये हो गया। अब फिर उसके बाद आ गया रियल मनी सप्लाई। रियल मनी सप्लाई देखिए,
एम इज बेसिकली नॉमिनल मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई, जो मैं नॉर्मली मनी सप्लाई की बात कर रही हूँ तो वो नॉमिनल मनी सप्लाई ही है, ठीक है। तो अगर हम नॉमिनल मनी सप्लाई जो रहती है हमारी, उसको प्राइस लेवल से डिवाइड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रियल फैक्टर बन जाता है, रियल मनी सप्लाई बन जाता है ना, जिसको हम एडजस्ट कर रहे हैं प्राइजेस से। तो इसका बी का सेकेंडरी बनेगा। लिक्विडिटी ट्रैप, लोएस्ट इंटरेस्ट रेट। लिक्विडिटी ट्रैप केन्स ने एक ऐसी सिचुएशन का नाम बताया है जिसमें इंटरेस्ट रेट बहुत कम होने से, दैट इज इंटरेस्ट रेट इज सो लो, जिससे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो बढ़ जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी इनफाइनाइट, बिकॉज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज सो लो। तो यहाँ पे क्या है कि लोग अपने हाथों में पैसा स्पेकुलेट कर रहे हैं, मार्केट में पैसा नहीं लगा रहे, बिकॉज रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है, लिक्विडिटी उनके हाथों में ट्रैप होके रह गई है, और वो उन मौकों का इंतजार कर रहे हैं कि जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा होगा तब जाकर हम मार्केट में पैसा लगाकर प्रॉफिट कमाएंगे, है ना। देन वेज फ्लेक्सिबिलिटी, क्लासिकल। तो क्लासिकल्स क्या कहते हैं, क्लासिकल्स कहते हैं कि डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर डिटरमाइन होता है यहाँ पे W वेज रेट एंड दिस इज अ बेसिकली इक्विलिब्रियम वेज रेट। वेज डिटरमाइन करने के लिए हम डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर का इक्विलिब्रियम पॉइंट देखते हैं जहाँ पे दोनों टेंजेंट और कट करें एक दूसरे से, और ये है हमारा लेबर। अब क्या रहेगा कि अगर मान लो शॉर्ट रन में वेजेस बढ़ जाते हैं, तो शॉर्ट रन में वेजेस बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ जाएगी, बट क्लासिकल्स कहते हैं कि ये डिसइक्विलिब्रियम सिर्फ शॉर्ट रन में ही देखने को मिलता है, लॉन्ग रन में नहीं। लॉन्ग रन में बिकॉज वेजेस एंड प्राइजेस आर फ्लेक्सिबल, क्लासिकल्स क्या कहते हैं कि वो लॉन्ग रन की बात करते हैं और वो कहते हैं कि वेजेस एंड प्राइजेस क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्योंकि वेजेस एंड प्राइजेस फ्लेक्सिबल है लॉन्ग रन में, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ने के कारण वेजेस फिर से कम हो जाएंगे और ऑटोमेटिकली हम लोग फिर उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर आ जाएंगे जहां पे डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर इक्वल एंड सेम वाइस वर्सा। तो क्लासिकल्स कहते हैं कि जो मार्केट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम रहता है, इसको मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं, ऑटोमेटिक मार्केट फोर्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी। गवर्नमेंट का रोल नहीं है, लेजी स्क्वायर पॉलिसी की बात करते हैं क्लासिकल, ये कहते हैं कि गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल नहीं है, जो इनविजिबल हैंड्स हैं, जो मार्केट फोर्सेस है डिमांड एंड सप्लाई की, लॉन्ग रन में ये इक्विलिब्रियम ले आती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वेजेस एंड प्राइसेस। तो ये दी कंसेप्ट फोर्थ। तो अब ये आ गया सही जवाब, क्योंकि देखिए नॉर्मली जब लेबर का सप्लाई बढ़ेगा, यानी कि काम करने वाले वर्कर्स बढ़ेंगे, बट जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं या जो कंपनीज के मालिक हैं, उनको ज्यादा लेबर नहीं चाहिए, डिमांड ऑफ लेबर कम है बट लेबर की सप्लाई ज्यादा है, तो वो क्या करेंगे, वो वेजेस को कम कर देंगे, क्योंकि उनको पता है कि अब कम वेजेस पर भी लेबर जो है वो आराम से हमारे पास आ जाएगी, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ सप्लाई। इंडिया में लेबर की सप्लाई है, काफी ज्यादा है, डिमांड ऑफ लेबर अगर हम कहें तो सप्लाई ऑफ लेबर ज्यादा होने के कारण क्या हो जाता है, फिर वेजेस कम हो जाती है। जिस भी जिस सेक्टर में लेबर की सप्लाई ज्यादा होती है ना, उस सेक्टर में वेजेस ड्रॉप हो जाते हैं, बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ वर्कर्स हु वांट टू डू दैट जॉब, है ना, बट उनकी डिमांड कम है, तो क्या होगा, वेजेस ड्रॉप हो जाएंगी कि कम लेबर पर भी लोग काम कर लेंगे आराम से, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ सप्लाई। बात समझे ना। तो ये एक ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इसको बोलते हैं, इसमें गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, वेजेस नहीं कम की, वेजेस नहीं बढ़ाई, दिस ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट, ठीक है। फिर आगे देखिए, बोथ रिकार्डो एंड मार्क्स विजुअलाइज क्राइसिस इन कैपिटलिज्म, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इज यूबिक्यूटियस इन रिकार्डोस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। यूबिक्यूटियस का मतलब है सर्वव्यापी, मतलब सब जगह वो है, वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट रिकार्डो की थ्योरी में सब जगह है। तो इसमें से क्या सही रहेगा, जस्ट इट।
ठीक है, सो बताइएगा। जी हाँ, तो करेक्ट आंसर, बोथ रिकार्डो एंड मार्क्स दोनों ने विजुअलाइज किया क्राइसिस इन कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म में क्राइसिस है। मार्क्स का मॉडल हम सब ने पढ़ा हुआ है, मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। क्या पढ़ा है इसमें कि एक दिन जब कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा और उसकी जगह सोशलिज्म ले लेगा। कैपिटलिज्म खुद भी जिम्मेवार है अपनी डिस्ट्रक्शन के, है ना। जिसमें क्या रहता है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ये चीजें सारी, कि मार्क्स क्या कहता है कि कैपिटलिज्म जो है ना, जो कैपिटलिस्टिक है, ये सरप्लस जनरेट करते हैं। सरप्लस कैसे बनाते हैं, काम ज्यादा लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग सैलरीज जो अपने वर्कर्स को कम देते हैं, इससे वो सरप्लस जनरेट करते हैं। तो ये सरप्लस जनरेट करते हैं। उसके बाद ना कुछ ऐसे कारण बनते हैं जिनके कारण कैपिटलिज्म का प्रॉफिट पहले तो बढ़ता है लेकिन बाद में डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। इसका एक रीजन तो ये रहता है कि कैपिटलिस्टिक्स कुछ समय बाद जब लेबर अच्छे से उन्होंने यूटिलाइज कर ली, उसका सरप्लस लेबर का एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद ना वो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बदल देते हैं। यानी कि वो मशीनरी का यूज ज्यादा करने लग जाते हैं लेबर से, जिसको हम बोलते हैं रिजर्व आर्मी ऑफ टेक्निकली डिस्प्लेस्ड पर्सन। यानी कि कैपिटल का यूज ज्यादा करने के कारण, लेबर का यूज ज्यादा करने के कारण कुछ वर्कर्स, लेबर जो है वो काम से निकाल दी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो कैपिटल है, जो मशीनरी है, उसको जरूरत से ज्यादा वो एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। उससे सरप्लस निकालना इतना पॉसिबल नहीं है जितना वो लेबर से सरप्लस निकाल सकते थे, जिस कारण कैपिटलिस्टिक्स के प्रॉफिट डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे प्रॉब्लम आती है अंडर कंजम्पशन की, क्योंकि लेबर को काम से निकाल दिया गया। तो जब लेबर काम से निकल गई तो वहां पे क्या हुआ कि जो लेबर है काम से निकल गई, काम नहीं है, पैसा नहीं है, कंज्यूम क्या करेगी वो, है ना, खर्चा नहीं करेगी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है अंडर कंजम्पशन की, कि कैपिटलिस्टिक जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं भाई, वो उसको कंज्यूम तो उन लोगों ने करना है ना जो पैसे कमा रहे हैं। अगर वो लेबर कोई काम से निकाल देंगे तो उनके प्रोडक्ट्स की कहीं ना कहीं अंडर कंजम्पशन शुरू हो जाएगी, जिस कारण उनके प्रॉफिट कम होने शुरू हो जाएंगे। अल्टीमेटली कैपिटलिज्म का डिक्लाइन हो जाता है और उसकी जगह सोशलिज्म ले लेता है। अब जो रिकार्डो का कंसेप्ट है, इसमें भी हम कुछ इसी तरीके का एक कंसेप्ट समझते हैं, जिसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं, जिसमें हम समझते हैं कि पहले तो ये सभी थ्योरीज मेरे बुक में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में दी गई हैं। द पेज नंबर इज, हाँ, मार्क्स की थ्योरी आपको बड़े अच्छे तरीके से 209 पेज नंबर पे समझाई गई है। रिकार्डियन की थ्योरी भी यहीं पर है 208 पेज नंबर पे। तो इसका हमने एक ऐसा डायग्राम पढ़ा हुआ है रिकार्डो की थ्योरी का, इन दैट वे। इसमें हम पढ़ते हैं कि पहले प्रोग्रेसिव स्टेट होता है जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, है ना। फिर एक आ जाता है स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज है इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेज जो है इसमें प्रॉफिट रेट जो है एकदम स्टेबल हो जाता है, प्रॉफिट रेट स्टेबल हो जाता है। फिर आता है उसके बाद रिग्रेसिव स्टेट। ये जो रिग्रेसिव स्टेट है इसमें प्रॉफिट रेट डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो इसमें भी हमने कहीं ना कहीं वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का डिक्लाइन उसके बारे में पढ़ा। तो रिकार्डो ने भी मेन रोल कैपिटलिस्टिक्स को ही दिया है कि कैपिटल एक्यूमुलेशन में, प्रॉफिट्स कमाने में सबसे बड़ा रोल जो है वो कैपिटलिस्टिक्स का होता है। तो स्टार्टिंग में तो कैपिटलिस्टिक्स प्रॉफिट कमाते हैं, फिर स्टेशनरी स्टेट आता है जब प्रॉफिट्स स्टेबल हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे प्रॉफिट जो है उनके डिक्लाइन होने शुरू हो जाती हैं। तो इसमें रिकार्डो ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स की भी बात की हुई है, कि जो हमारे फैक्टर्स हैं जैसे कि लैंड, देयर स्कैर्स, वो लिमिटेड है, स्कैर्स है ना। तो एक समय के बाद उनसे जो मिलने वाले रिटर्न्स है वो डिमिनिश होने शुरू हो जाते हैं। तो ये दोनों चीजें मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल। रिकार्डो की थ्योरी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सर्वे आती है, ऐसा है क्या? नहीं। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट रिकार्डो की थ्योरी में हमने ऐसा नहीं पढ़ा। हमने उसमें बेसिकली क्या पढ़ा, कैपिटलिस्टिक्स, कैपिटल एक्यूमुलेशन में सबसे ज्यादा रोल उसने, रिकार्डो ने कैपिटलिस्टिक्स को दिया, और मैंने आपको शॉर्ट में सारी थ्योरी बता दी है। ठीक है, तो सेकंड वाला इनकरेक्ट है, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट है। यार आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू नर्से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड बाय।
ये जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का क्वेश्चन है भाई, ये भी नर्क से विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इन द कंटेक्स्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर ये मैं आपको याद करवाऊं तो हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी पढ़ी हुई है ना, बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी पढ़ी है। और बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी में हमने तीन चीजें पढ़ी हुई है। तो फर्स्ट वन इज बिग पुश थ्योरी, जो रोडान ने दी है, रोडान ने भी बैलेंस ग्रोथ को सपोर्ट किया है। दूसरा हमने पढ़ा हुआ है नर्क से जिसने विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी की बात की, उसने भी कहा कि कंट्री को विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए बैलेंस डेवलपमेंट की जरूरी है। तीसरा इसमें इकोनॉमिस्ट जो है वो लुइस है ना। ये तीन इकोनॉमिस्ट जो है इन्होंने बैलेंस्ड ग्रोथ को सपोर्ट किया है। और अगर पूछा जाए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट दिया नर्कसे ने इसके अलावा एक और कंसेप्ट दिया है। उसने ये कंसेप्ट नहीं, एक कोट याद रखिएगा। नर्कसे कहता है जस्ट ए बैलेंस्ड डाइट इज नीडेड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। जैसे हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है, वैसे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बैलेंस ग्रोथ जरूरी है। ठीक है ये। और कभी भी पूछा जाए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी का कंसेप्ट किसने दिया है, नर्कसे ने दिया। उसके बाद मान लो ऑप्शंस में नर्कसे नहीं है तो माइडल इज आल्सो रिलेटेड विद दिस कंसेप्ट। ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट इज लिमिटेड बाय, बट यहाँ पे वो कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, वो सीमित है, लिमिटेड है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेविंग, बचत की कमी के कारण। ठीक है। तो फोर्थ इज ए करेक्ट आंसर। अब जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, कहीं ना कहीं यहाँ पे कैपिटल की एक्यूमुलेशन कम है, सेविंग्स कम है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है लोगों में कि भाई शादी ब्याह पे खर्चा कर लो, मैरिज पे खर्चा कर लो। लोग इन्वेस्टमेंट की रुचि, सेविंग्स की रुचि, कैपिटल एक्यूमुलेट करने की रुचि कम रख रहे हैं, है ना। तो वो चीज, वो उसके कारण अब विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी क्या होता है, मैं आपको इसके बारे में भी एक डायग्राम बना के दिखा देती हूँ। विशेष सर्कल ऑफ पॉवर्टी का सिद्धांत जो है सबसे पहले शुरू होता है लो सेविंग से, सॉरी लो इनकम से। तो फर्स्ट वन इज लो इनकम। अगर इनकम लो है देयर विल बी लो सेविंग, लो इनकम लो सेविंग, सेविंग लो है, इन्वेस्टमेंट लो है। ये देखिए वही चीज, अब जो यहाँ पे अब आपको समझ आई ना बात, इन्वेस्टमेंट लो है तो कैपिटल लो है, पूंजी का गठन नहीं होगा, तो प्रोडक्टिविटी लो है, प्रोडक्टिविटी लो होगी तो अगेन इनकम लो होगी। ये विशेष सर्कल बन गया। तो इन्वेस्टमेंट क्यों लो है, बिकॉज सेविंग लो है, वही इसका सही जवाब है। चलो आगे देखिए, इन कैल्डर मॉडल विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द क्रूशियल वेरिएबल टू एक्सप्लेन ग्रोथ। ग्रोथ एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा वेरिएबल क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट नहीं है। यशिका जी मैंने आपको समझा दिया। दैट इज सर्वव्यापी, मतलब उसके मॉडल में वो चीज व्यापक है, मतलब इंक्लूडेड है, यू कैन से। मैं आपको इसके साइनोनिम्स बता देती हूँ। हाँ, आप यू कैन से कि वो चीज उसमें प्रेजेंट है, वो चीज उसमें अपेयर कर रही है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, दैट इज द मीनिंग। तो ये जो क्वेश्चन है सारे, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। कैल्डर का मॉडल हमने किया हुआ है। तो ये जो कैल्डर का मॉडल है ना, इसमें हमने पढ़ा हुआ है, लेट्स सी कि कैल्डर ने टेक्निकल प्रोग्रेस को कैपिटल एक्यूमुलेशन से रिलेट किया है। कैल्डर ने कहा है कि टेक्निकल प्रोग्रेस जो है दैट डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एक्यूमुलेशन। टेक्निकल प्रोग्रेस इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो क्योंकि कैल्डर के अपने अपने मॉडल में टेक्निकल प्रोग्रेस को डिपेंड बनाया है ना, कैपिटल एक्यूमुलेशन पर, तो उसके मॉडल में क्रूशियल वेरिएबल न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, जो क्रूशियल नहीं है, नॉट ए क्रूशियल वेरिएबल टू एक्सप्लेन ग्रोथ बिकॉज न्यूट्रल उसने टेक्निकल प्रोग्रेस
का है टेक्निकल प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन कैपिटल एक्यूमुलेशन, टेक्निकल प्रोग्रेस इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन, है ना। तो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं है क्रूशियल, न्यूट्रल तो वो हो गया ना जो एकदम स्थिर है ना, जिसमें बदलाव नहीं आ रहा, दिस इज न्यूट्रल। तो उसने टेक्निकल प्रोग्रेस को डिपेंडेंट फंक्शन कहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, कैपिटल एक्यूमुलेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये गलत है, इसलिए मतलब कि ये क्रूशियल वेरिएबल नहीं है, तो ये सही हो गया बात। इसके अलावा उसने रेट ऑफ प्रॉफिट का जिक्र किया। रेट ऑफ प्रॉफिट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। कैल्डर ने कहा है कि इनकम दो भागों में डिवाइड हो रही है, तो फर्स्ट वन इज वेज प्लस प्रॉफिट, है ना। इनकम दो भागों में डिवाइड हो रही है। इसी तरह जो सेविंग्स है ये भी दो भागों में डिवाइड हो रही है, दैट इज सेविंग्स फ्रॉम वेजेस एंड सेविंग्स फ्रॉम प्रॉफिट्स। इसके अलावा फुल एम्प्लॉयमेंट की बात की है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की उसने बात की है, ठीक है। उसने दो तरह के यहाँ पे फंक्शन लिए, कांस्टेंट पॉपुलेशन का, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन का, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट लाइन जब हम कैल्डर का मॉडल शुरू करते हैं उसमें यही पढ़ते हैं कि टेक्निकल प्रोग्रेस रिलेट्स विद कैपिटल एक्यूमुलेशन, ठीक है। The natural rate of unemployment is generally thought of as the you must know what is the Harrod neutral technical progress, what is the Hicks neutral technical progress, what is the Solow neutral technical progress. These are very important concepts. हमने अपने पेड बैच में किए हुए हैं। तो वो टेक्निकल प्रोग्रेस का सिद्धांत जब भी दिमाग में आया आपके आए तो आपको पता होना चाहिए हैरेड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस क्या है, हिक्स न्यूट्रल क्या है। इस पर मेरी एक सेपरेट वीडियो भी यूट्यूब पर बनी हुई है, ठीक है। बेसिकली एक न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की अगर हम इकोनॉमिक्स में डेफिनेशन पढ़ें तो यू कैन से कि न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस वो है जिससे कैपिटल आउटपुट रेशियो अनचेंज्ड रहती है, ठीक है। द कैपिटल आउटपुट रेशियो रिमेन्स अनचेंज्ड, यू कैन से, यहाँ पे मैं इसकी डेफिनेशन लिख देती हूँ। Neutral technical progress is that technical progress which leaves capital output ratio unchanged, provided rate of profit remains constant. ठीक है। और इसमें आपको आगे पढ़ना होता है हैरेड न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, हिक्स न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस, सोलो न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस। यू मस्ट नो द डेफिनेशन ऑफ ऑल। अब नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली थॉट, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में आ जाता है फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये दोनों एक टेम्परेरी किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उन दोनों का प्लस करके बनता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बिकॉज दोनों टेम्परेरी किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में वो केस आ जाता है जब हम एक नौकरी छोड़कर दूसरी जॉब लेने जा रहे हैं, तो उसमें एक टाइम गैप लगता है। मान लो कि आपको अपनी जॉब अच्छी नहीं लगती, यू आर थिंकिंग कि मैं ये छोड़ देता हूँ और मैं नहीं ढूंढ लूंगा, आप छोड़ देते हो। नई ढूंढने में आपको एक टाइम लग रहा है ना, जितना टाइम आपको नई जॉब ढूंढने में लग रहा है दैट इज फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयमेंट। अब मान लीजिए एक लड़की जॉब कर रही है, उसकी शादी दूसरे स्टेट में होती है, दूसरे स्टेट में जाकर उसको नई जॉब दूसरी वहां पे ढूंढनी पड़ेगी। तो द टाइम गैप, जो बीच में एक टाइम लग रहा है कि एक जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढना है, उस पर लगना है, वो टाइम गैप के लिए वो फ्रिक्शनली अनएम्प्लॉयड है, बट इट इज ओनली टेम्परेरी इन नेचर, ठीक है। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट वो है जो इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस के कारण आती है। देयर आर सो मेनी लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। यू कैन से इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई चेंजेस के कारण जो अनएम्प्लॉयमेंट आती है उसको भी हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं। हमारी इकोनॉमी में डिमांड ऑफ लेबर एंड सप्लाई ऑफ लेबर कहीं ना कहीं आपस में मैच नहीं करते। लेबर की सप्लाई है, अनस्किल्ड लेबर की सप्लाई है, बट लेबर की डिमांड है, मान लो स्किल्ड लेबर की डिमांड है। तो वो एक डिमांड एंड सप्लाई में मिसमैच होने के कारण एक अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे उपज रही है, उसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। और जब ये डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है ये खत्म हो जाए, दैट मीन जिस तरह के वर्कर्स की डिमांड है उस तरह के वर्कर्स की डिमांड फुलफिल हो जाती है ना, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, इसलिए वो भी एक टेम्परेरी किस्म नहीं है। तो वो डिमांड एंड सप्लाई मैच आ जाए तो इट विल बी वैनिश, है ना।
फिर आगे देखिए, इनमें से वो कहता है किसने अनबैलेंस्ड ग्रोथ को सपोर्ट किया है। देखिए भाई, अभी मैंने आपको बताया था कि जो रोडान है, रोसेंटन रोडान, इसने बिग पुश थ्योरी दी है। बिग पुश थ्योरी इज ए पार्ट ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी, जिसमें उसने एक शू मेकिंग फैक्ट्री की एग्जांपल दी है। रोडान ने एक बड़ी दिलचस्प सी इंटरेस्टिंग सी एग्जांपल दी है कि एक शू मेकिंग फैक्ट्री है जो शू बनाती है, ठीक है। तो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड ग्रोथ को क्रिटिसाइज करने के लिए उसने बताया है कि मान लीजिए हम सिर्फ उस शू मेकिंग फैक्ट्री पर ही इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं, इकोनॉमी के बाकी सेक्टर्स पर इन्वेस्टमेंट नहीं लगाते। जैसे कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी कहती है कि कुछ ही सेक्टर्स पर इन्वेस्ट करो, उससे लिंकेज इफेक्ट से दूसरे सेक्टर्स खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे शू मेकिंग फैक्ट्री पर अगर इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है, तो जो शू मेकिंग फैक्ट्री में वर्कर्स है उनकी सैलरी बढ़ रही है, उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो वो अपनी सैलरी से शू नहीं खरीदेंगे, बाकी चीजें भी खरीदेंगे। तो बाकी सेक्टर्स का साइमल्टेनियसली डेवलप होना भी जरूरी है ना, वो भी जरूरी है। तो रोडान बैलेंस्ड ग्रोथ का सिद्धांत देता है। सिंगर एंड हिशमैन जो है, इन्होंने अनबैलेंस्ड ग्रोथ को बिल्कुल सपोर्ट किया है। मैं आपको बता देती हूँ, अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी सिर्फ सिंगर एंड सबसे पहला इसका प्रोपाउंडर जो है ना अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी का, वो हिशमैन है। इसके अलावा भी इसके और भी काफी सारे प्रोपाउंडर्स हैं अनबैलेंस्ड ग्रोथ थ्योरी के। जो ये जो हिशमैन है, इसकी बुक का नाम था स्ट्रैटेजी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो 1958 में आई थी, जिसमें उसने अनबैलेंस्ड ग्रोथ का सिद्धांत दिया। इसके अलावा सिंगर हो गया, रोस्ट्रॉय हो गया, किंडल वर्जर हो गया, ठीक है। इन्होंने भी अनबैलेंस्ड ग्रोथ को ही सपोर्ट किया है। यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड सही आ जाएगा। फिर हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट इज नॉट क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी। इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी का सिद्धांत किस किसने दिया भाई? एरो ने दिया है, रोमर ने दिया है, लुकेस ने दिया है, रेबेलो ने दिया है, उजावा ने भी दिया है ये कंसेप्ट। तो मैंने यूट्यूब पर भी आपको थ्योरी करवाई हुई है, उसमें मैंने सारी डिटेल में चीजें पढ़ी हुई। कैल्डर दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी, है ना। तो ये फर्स्ट आपका सही रहेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्टेड बाय यूएनओ, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे कितने होते हैं भाई? 17 गोल्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। Which of the following is not true for Keynesian consumption function? Keynesian consumption function के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? Whenever you feel कि आज के लिए बस करो, है ना, तो मुझे बता देना। तो आई एम वेटिंग कि इस कोर्स में थोड़े और बच्चे भी इनरोल कर लें। मीन्स काफी सारे बच्चे हैं जो इस कोर्स में अभी इनरोल करना चाहते हैं, बट उन्होंने किया नहीं है इनरोल। तो सारे बच्चे इसमें इनरोल कर लें इसका, इसलिए अगला क्लास जो है वो मैं अगले वीक से लूंगी, यानी कि सैटरडे को, ठीक है। सैटरडे को मॉर्निंग आपका यही 12 बजे, ठीक है। तो नहीं, आपका पेपर 2 का क्लास सैटरडे को होगा, जो पेपर 1 का क्लास होगा वो आपका थर्सडे को होगा, ठीक है। थर्सडे एंड फ्राइडे 5:30 बजे शाम को पेपर 1 के पीवाईक्यूज आपके रहेंगे। नेक्स्ट वीक से सैटरडे संडे इकोनॉमिक्स के रहेंगे। तो तब तक थर्सडे तक थोड़े और बच्चे भी इसमें इनरोल कर लें, बिकॉज जब बच्चे इनरोल कर लेते हैं ना, दे वांट कि हमको रिकॉर्डेड सेशन नहीं चाहिए, हमको तो लाइव सेशंस चाहिए, है ना। तो इसलिए उनका लाइव सेशंस कम से कम मिस हो, तो थर्सडे तक हम और वेट कर रहे हैं। इस बैच में और ज़्यादा बच्चे इनरोलमेंट कर लें, देन वी विल स्टार्ट थर्सडे। इसके बाद अगला सेशन आपका थर्सडे को लगेगा, ठीक है। तो अच्छा, चलो वापस आते हैं हम क्वेश्चंस पर। इनमें से केंजियन कंजम्पशन फंक्शन के बारे में क्या सही नहीं है? लेट्स सी। केंजियन कंजम्पशन फंक्शन जो है ये एक शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा मेरे साथ। शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन का सिद्धांत कहता है, ये कंजम्पशन फंक्शन मेरा शॉर्ट रन कंजम्पशन फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CS। ये केन्स ने दिया है। सो केन्स क्या कहता है कि कंजम्पशन फंक्शन इज लाइक दैट, इस तरह से होता है। अगर आप इस कंजम्पशन फंक्शन से एमपीसी निकालोगे तो आपका बी बनेगा, बट अगर आप इस कंजम्पशन फंक्शन से एपीसी निकालोगे तो इट विल बी लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है कि एपीसी जो है वो एमपीसी से बड़ा है, ठीक है। ये जो ए है, दिस इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। दिस, ये जो चीज है मेरी, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन है, यानी कि कंजम्पशन का वो लेवल जो इनकम पर डिपेंड नहीं कर रहा। चाहे मेरी इनकम 0 है तब भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है।
तो ये चीज शॉर्ट टर्म कंजम्पशन फंक्शन की है। तो अब देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्लाइंस एज इनकम इंक्रीजेस, बिल्कुल सही है। जब भी पर्सन की इनकम बढ़ती है ना तो उसकी कंजम्पशन की चाहत कम होती है। इसकी सिंपल सी उदाहरण मैं आपको हमेशा देती हूँ, भाई 1000 रुपए गरीब को दोगे उसकी कंजम्पशन करने की प्रोपेंसिटी बहुत ज्यादा, बट अगर आप गरीब को 1000 रुपए दे रहे हो, उसकी जरूरतें ऑलरेडी पूरी है, उसकी कंजम्पशन की नीड्स ऑलरेडी पूरी है, उसको वो इतनी प्रोपेंसिटी, इतनी खुशी, इतनी कंजम्पशन की इच्छा उसमें नहीं जागेगी एक अमीर में, बट गरीब में जागेगी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनकम बढ़ने से हमेशा डिक्लाइन होती है, ठीक है। एमपीसी कांस्टेंट है, नजर आ रहा है, कांस्टेंट वेरिएबल है एमपीसी, बिल्कुल ठीक। एपीसी एमपीसी से ज्यादा है, प्रूव करके मैंने आपको ये चीज दिखाई। बट वेन आपको अगर पूछा जाए एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी, तो ये केन्स का कंजम्पशन फंक्शन का हिस्सा नहीं है, ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन का हिस्सा है। और ये लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट जो है वो कजनेट ने दिया है। किसने दिया है? कजनेट ने। कजनेट का कंजम्पशन फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है, जो कि एकदम ओरिजिन से निकलता है। इन दैट वे लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन ओरिजिन से निकलता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का कोई सिद्धांत है ही नहीं है। कंजम्पशन इज ओनली सी इज इक्वल टू बी वाई। तो इस केस में अगर आप एपीसी निकालोगे वो भी बी आएगा, इस केस में अगर आप एमपीसी निकालोगे इट विल आल्सो बी, है ना। तो इस केस में मेरा एपीसी एंड एमपीसी बराबर रहेगा, समझ गए। तो ये गलत है केन्स के लिए, बट इट इज राइट फॉर लॉन्ग रन कंजम्पशन फंक्शन। आगे देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग ग्रोथ मॉडल्स एज्यूम ए ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी, इनमें से कौन से इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी एज्यूम किया? देखिए ये जो स्वैन का मॉडल है ये वही है जो हम सोलो स्वैन का मॉडल पढ़ते हैं, इसमें कोई भी ड्यूलिज्म की बात आई नहीं है। ये मॉडल्स का क्रोनोलॉजी जैसे सबसे पहले हम पढ़ते हैं हैरेट डॉमर का, फिर उसके बाद पढ़ते हैं सोलो स्वैन का, फिर उसके बाद तीसरा है हमारा इंडिजिनस ग्रोथ, ये वाले मॉडल। इनमें से कहीं भी कोई ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी की बात नहीं आई, है ना। लुइस का मॉडल हमने बड़े अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, जिसमें दो सेक्टर्स दिए गए, ट्रेडिशनल सेक्टर एंड दूसरा हमारा ये एग्रीकल्चर है, बेसिकली दूसरा कैपिटलिस्टिक सेक्टर, है ना। और ये जो जर्गनसन का मॉडल है ये भी एग्रीकल्चरल मॉडल है, इसमें भी ड्यूलिज्म की बात की गई है, इसमें भी लुइस की तरह दो सेक्टर्स की बात की गई है। इसके अलावा मैं और भी आपको बता देती हूँ। हाँ, जर्गनसन मॉडल में भी एक एग्रीकल्चर सेक्टर है एंड एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। इसके अलावा एक हमारा होता है रेनिस फी मॉडल, पी रेनिस मॉडल। पी रेनिस मॉडल में भी ड्यूलिज्म की बात की गई है, इसमें भी एज सेम एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। जो उजावा मॉडल है इसमें भी ड्यूलिज्म की बात हुई है, बट इसमें ये एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग वाला ड्यूलिज्म नहीं है। उजावा के मॉडल में हमने पढ़ा हुआ है कंजम्पशन सेक्टर एंड कैपिटलिस्टिक सेक्टर, दो तरह के सेक्टर्स होते हैं, है ना। यू कैन से द फर्स्ट वन इज कंज्यूमर गुड सेक्टर या कंजम्पशन सेक्टर, दूसरा जो इसमें कैपिटल गुड सेक्टर या इन्वेस्टमेंट सेक्टर, जो वो दो तरह के सेक्टर्स उजावा के मॉडल में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, क्लियर। वो यशिका जी आप नेहा मैम से डिस्कस कर लेना, उसमें आप थोड़ा शेड्यूल बदल जाएगा मे बी। आपका पेपर वन का क्लास वीक में थ्योरी वाला 5 दिन होता है कि 6 दिन होता है? वो कंपनसेट कर लेंगे उससे, दैट मीन्स, क्योंकि आपका पेपर वन का सिलेबस ऑलरेडी खत्म होने वाला है पेड बैच में, मुझे जो लग रहा है। और इकोनॉमिक्स का सिलेबस भी काफी हमारा ली पर चल रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग कंसेप्ट इज डेवलप्ड टू एक्सप्लेन स्टैगफ्लेशन? पहले तो यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैगफ्लेशन। हाँ, स्टैगफ्लेशन एक कंसेप्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। तो एक ना ट्रायंगल मॉडल है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको समझा रही हूँ। ये केन्स ने दिया बेसिकली।
इस ट्रायंगल मॉडल में ना क्या कहा उसने, दैट इन्फ्लेशन is a function of three components, is a function of three components. पहला इसमें कंपोनेंट आ जाता है जो ऑलरेडी बिल्ड इन इन्फ्लेशन है इकोनॉमी में, ऑलरेडी यू कैन से इन्फ्लेशन ऑलरेडी बिल्ड इन इनटू द इकोनॉमी. दूसरा आ जाता है वो इन्फ्लेशन जो डिमांड के कारण आया, डिमांड फुल इन्फ्लेशन. तीसरा कंपोनेंट उसने दिया जो कॉस्ट के कारण है, दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. एक इन्फ्लेशन है जो इकोनॉमी में ऑलरेडी बिल्ड इन है, दूसरा इन्फ्लेशन है डिमांड पुल जो एग्रीगेट डिमांड के कारण आता है. देखिए जी, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ना, ये क्यों आता है, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है इकोनॉमी में, है ना. एग्रीगेट डिमांड के ज्यादा होने के कारण आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट गैप. The reason of demand pull inflation is also unemployment gap. जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ये कॉस्ट में पुश होने के कारण आता है, कॉस्ट के बढ़ने के कारण आता है. जैसे मान लो कि रॉ मटेरियल्स का प्राइस बढ़ गया, उसके कारण कमोडिटीज के प्राइस बढ़ गए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है ना, वो उसके कारण आ रहा है. तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं जो दिए गए हैं. द फर्स्ट बिल्ड इन इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. ये ट्रायंगल मॉडल है, और ये जो ट्रायंगल मॉडल का सिद्धांत है, दिस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ स्टैग्फ्लेशन. जैसे जो फिलिप्स कर्व है, दैट एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, जो उसमें फिलिप्स कर्व ने ट्रेड ऑफ बताया, इन्फ्लेशन आएगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, है ना. बट ये जो केस का ट्रायंगल मॉडल है ये उससे उलट, फिलिप्स कर्व से उलट ये स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट समझाता है, दैट मीन्स इन्फ्लेशन प्लस अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इसके तीन फीचर्स होते हैं, दैट इज हाई इन्फ्लेशन कंबाइंड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट मतलब कि स्थिर हो गई इकोनॉमी वहीं पर, या यू कैन से स्टैग्नेंट डिमांड या स्टैग्नेंट इकोनॉमी. ये तीन फीचर्स हैं स्टैगफ्लेशन के, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, देन फेल्प्स गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन. तो गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन क्या कहता है. अच्छा, आपको पूछा जाता है कि गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन किसके द्वारा दिया हुआ है. यू मस्ट नो फेल्प्स ने दिया है. सो 1961 में फेल्प्स का ये सिद्धांत है गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन, जिसमें उसने कहा एक स्टेट जिसमें कंजम्पशन पर हेड मैक्सिमम होती है ना, यू कैन से कंजम्पशन ऑफ पर हेड मैक्सिमाइजेस. इस स्टेज को उसने गोल्डन रूल ऑफ एक्यूमुलेशन दिया, दैट. ठीक है, सपोज द प्रोडक्शन फंक्शन. अब उसने यहाँ पे कहा है कि प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिया हुआ है, प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर. प्रोडक्शन फंक्शन, अब इसमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स है लेबर के, तो कौन सी कंडीशन सही होगी. देखिए भाई, डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिद्धांत क्या कहता है. डिमिनिशिंग रिटर्न्स का सिद्धांत बेसिकली जो मैक्सिमा की कंडीशन होती है, हमारी मैक्सिमा की सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है कि जो सेकंड डेरिवेशन है वो नेगेटिव में हो, दैट इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर. डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर, फर्स्ट डेरिवेशन विल बी पॉजिटिव एंड सेकंड डेरिवेशन विल बी नेगेटिव, याद रखिएगा. दिस इज द कंडीशन ऑफ दिस. और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू लेबर की इससे उल्टी लेना, फर्स्ट डेरिवेशन पॉजिटिव, सेकंड डेरिवेशन नेगेटिव, मैक्सिमा वाली कंडीशन. ठीक है, ये आगे आगे आपका मैचिंग का. लिमिट प्राइस थ्योरी किसने दी है भाई, बेन्स ने थ्योरी दी है लिमिट प्राइस की, जिसमें उसने कहा है कि जो एक फर्म है, मोनोपोली है, मान लो मोनोपोलिस्ट फर्म है, तो अगर वो अपना प्राइस हाईएस्ट रखता है तो उससे
काफी फॉर्म्स एंटर कर जाते हैं और मोनोपोली टिक ही नहीं पाएगा अगर एंट्री हो जाए फॉर्म्स की, दूसरे फॉर्म्स की भी, है ना। तो मोनोपोलिस्ट के द्वारा एक लिमिट प्राइस रखा जाता है, दैट इज एंट्री प्रिवेंशन प्राइस। ये जो लिमिट प्राइस होता है बेसिकली ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस से थोड़ा सा ज्यादा होता है, परफेक्ट एंड जो मोनोपोली प्राइस है उससे थोड़ा कम होता है, ठीक है। उसके बीच में परफेक्टली कॉम्पिटिटिव प्राइस तो बिल्कुल वो हो गया ना जिसपे मार्जिनल कॉस्ट बराबर आ गई, थोड़ा तो मुनाफा कमाना है मोनोपोलिस्ट में। तो मोनोपोलिस्ट अगर वो हाईएस्ट प्राइस रखेगा इट विल, तो उससे क्या होगा, दूसरे फॉर्म्स एंटर करेंगे मार्केट में, जो काम वो कर रहा है उसमें दूसरे फॉर्म्स एंटर करेंगे ज्यादा मुनाफे को देख के, इट विल अट्रैक्ट अदर फॉर्म्स इनटू दैट बिजनेस। तो उस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए एंट्री प्रिवेंशन प्राइस जिसको बोला जाता है, एंट्री को प्रिवेंट करने के लिए जो हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस है उससे थोड़ा सा कम प्राइस रखा जाता है, उसी को लिमिट प्राइस बोलते हैं। सेलिंग कॉस्ट चैम्बरलेन ने दी अभी। अब ये सेलिंग कॉस्ट किसका फीचर होती है, सेलिंग कॉस्ट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का फीचर है। बेसिकली मोनोपोलिस्टिक जो अपनी एडवर्टाइजमेंट पर खर्चा कर रहा है, प्रोडक्ट्स बना रहा है, क्योंकि है ना, तो उसको प्रोडक्ट्स डिफरेंशिएटेड है तो उसको बताना तो है कि भी मेरे प्रोडक्ट में आपको खास क्या मिल रहा है, तो उसके लिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। फिर सेल्स मैक्सिमाइजेशन मॉडल बॉमल ने दिए, जिसमें 3 मॉडल्स हम पढ़ते हैं, बॉमल का, मॉरिस का, विलियमसन का, है ना। बॉमल ने सेल्स मैक्सिमाइजेशन की बात कही है और मॉरिस जो है इसने ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन की बात कही है। तीसरा मॉडल विलियमसन का जो है उसमें यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन की बात हुई है, किसकी, मैनेजर की यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, है ना। तो द करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट, फाइन। तो आज के लिए बस करें इतना कि और करना है। ये देखिए 1 मिनट,